नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस इक्वेशंस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो को, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? पिछली वीडियो में डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है उसकी बुनियादी समझ हासिल की थी, उसके मैकेनिज़्म को समझा था और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर सोल्यूशन और किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नेचर ऑफ द टाइम पाथ भी देखा था। कन्वर्जेंस होता है या डाइवर्जेंस होता है, सिस्टम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। आइए उसी पर थोड़ी सी और चर्चा हो जाए। पहले हमारा जनरल इक्वेशन क्या था? वाई टी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी की पावर टी। सारा कुछ निर्भर करता था इस बी पर। बी कैसा होगा? हम लोगों ने दो उदाहरण भी देखे थे। उसमें पहला उदाहरण में ये देखा था कि यदि b जो है 1 से बड़ा है तो यह यूनिफॉर्मली डाइवर्स करता था। यदि b जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो यह यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता था। अब देखिए, यानी कुछ भी जो कन्वर्जन या डाइवर्जन कुछ भी डिपेंड कर रहा है, वह डिपेंड किस पे कर रहा है? वह हमारा डिपेंड कर रहा है इस पर, इस बी की नेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब तो चलिए, अब इन दोनों ही कंडीशंस को देखिए। इन दोनों ही कंडीशंस में बी जो है पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा अगर बी नेगेटिव होगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो b जब नेगेटिव होगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन सकती है, b इज लेस देन -1, b इज लेस देन -1, या फिर इसको ऐसे बनाइए -1, कुछ ऐसी कंडीशन हाँ बन सकती है। कुछ और भी कंडीशंस बन सकती है। b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -1। ये तीन कंडीशंस भी बन सकती हैं। फिलहाल हम इन दोनों पे विचार करेंगे। इन दोनों ही केसेस में b जो है हमारा नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा? हम लोगों ने बात की थी कि यूनिफॉर्म के अलावा एक ऑसिलेटरी कन्वर्जन और डाइवर्जन भी होता है, तो यहाँ पर वो ऑसिलेटरी पिक्चर में आएगा। व्हेन b इज लेस देन -1 तब क्या होगा? हमारा ऑसिलेटरी डाइवर्जन होगा। जब -1 और 0 के बीच में होगा तो यहाँ पे ऑसिलेटरी कन्वर्ज करेगा। क्लियर है? आइए अब देखते हैं, इनका ग्राफ देख के कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? एक बार ऑसिलेटरी मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं साइंस में जब ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से होता है ऑसिलेटरी मोशन। ये पेंडुलम पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये पेंडुलम लटका हुआ है, कुछ इस तरह का मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। एक रस्सी से गेंद लेकर इस तरह से टांग दीजिए और उस गेंद को आप और एक किसी साइड में आप पुश कीजिए, तो जो मोशन होगा उसका, बॉल का जो मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यानी एक बार इस तरफ जाएगा, दोबारा उस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, दोनों ही दिशाओं में इसकी गति होगी। तो यहाँ भी देखिए, एक बार नीचे है, इक्विलिब्रियम वैल्यू के नीचे है, अगली बार ऊपर है। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे, बीच में भी ऊपर नीचे हो सकता है। यानी वैल्यू जो होगी इस तरह से होगी और फाइनली जाके यहाँ पर ये देखिए, इक्विलिब्रियम वैल्यू के पास जाके ये सिमट रही है। एक समय ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम वैल्यू के साथ ये मर्ज हो जाएगी। ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी कन्वर्जन। उसी तरह से ऑसिलेटरी डाइवर्जन देखिए, अभी वैल्यू 4 है, फिर वैल्यू 1.5 हो गई,
फिर वैल्यू 8 हो गई, यानी यहाँ भी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। और फाइनली ये जो हमारी इक्विलिब्रियम लाइन है, ये वाली जो हमारी इक्विलिब्रियम लाइन है, इससे ये दूर की तरफ होता जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाइन कौन सी होगी? यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाइन हमारी यहाँ पे कहीं होगी। ये इक्विलिब्रियम लाइन हमारी यहाँ पर होगी, तो ये फाइनली इससे हमारा दूर जा रहा है। ये इक्विलिब्रियम लाइन देखिए यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, 3 है। यूजुअली जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वही हमारा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक आध केस को छोड़ के, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वही हमारा इक्विलिब्रियम वैल्यू भी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर नीचे हो रहा है, फाइनली जब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये ये इससे दूर ही जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी डाइवर्जेंस। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है -1 से छोटी है, यहाँ वैल्यू -1 और 0 के बीच में है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, 3 केस हम लोगों ने और चर्चा की थी, b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। इन 3 केसेस होंगे तो हमारा टाइम पाथ का नेचर क्या होगा। ये तीनों जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप पॉज करके भी, वीडियो पॉज करके भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कंसीडर अ 2 सेक्टर मॉडल yt इज इक्वल टू ct प्लस it, ct इज इक्वल टू 0.8 yt माइनस 1 प्लस 100, it इज इक्वल टू 200। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर yt when y0 is equals to 1700। इज दिस सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल? चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। yt इज इक्वल्स टू ct प्लस it। ct की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.8 yt माइनस 1। अब देखिए यहीं पर हमको देखने से लग रहा है कि सिस्टम जो होगा हमारा स्टेबल होगा। प्लस 100 प्लस 200, क्यों लग रहा है? क्योंकि यह 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू जो है एक ही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे जैसे हम t की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की आ रही है वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए यहाँ यूनिफॉर्मिटी है। वहाँ पे क्या था, वहाँ ऊपर नीचे, ऑसिलेशन में क्या हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे ऑसिलेटरी उसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कहा जाएगा। इसके पहले एक और हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था, वहाँ भी देखिए एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही भाग रही थी, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कहा जाएगा। क्लियर है? आइए अब देखिए, यहाँ पे हमको देखते ही 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सिस्टम को स्टेबल होना ही होना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना ही होना है। बस इसी को देखकर हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में यहाँ पे भी कुछ, अगर यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप सीधा यहाँ पे इसको देखकर ही आंसर बोल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप लोग कभी भी आंसर लाएं तो इस वाला जो फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म आने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन में पहुंचे कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा। ऐसा क्यों होगा ये हम लोग अगले उदाहरण में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक अभी लिख दिया। हमारा इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल कर आएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल कर आएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको दोनों को 0 करना पड़ेगा। दोनों को मतलब क्या, एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। d माइनस 0.8d इज इक्वल्स टू 300, कितना होगा 0.2d,
300 इज इक्वल्स टू कितना होगा ये, डी इज दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू 1500। अच्छा, ये चीज़ कैसे हो गई, यदि नहीं समझ में आई हो तो ये पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें इस पर डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है, आप लोग कोई भी टॉपिक अगर रैंडमली पिक करें, वैसे तो हम लोगों ने जो टॉपिक डिज़ाइन किया है सीरियल नंबर में किया है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, तो कोई भी टॉपिक अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग उसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड और फुल टॉपिक देखें, तब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। D इज इक्वल्स टू 1500। इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल्स टू 1700। तो हमारा यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a इंटू 0.8t प्लस 1500। अब t इज इक्वल्स टू 0 रखा तो a हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 इंटू, अब फिर से हमारा स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या होगा, 200 इंटू 0.8t प्लस 1500। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, सॉरी स्पेसिफिक सोल्यूशन हो जाएगा इसका। और ये सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू से पता चल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ हम लोगों को नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। चलिए, सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशंस दिया हुआ है। अज्यूमिंग द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, मार्केट किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या होगा, ये होता है क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो चलिए 4 नहीं, उस तरह से सजाते हैं इसको, -5p t प्लस 35 इज इक्वल्स टू 4p t -1 -10। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको हम -35 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा, -45 होगा। -5pt इज इक्वल्स टू 4pt। इस 35 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन के साथ ये -45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, असली खेल तो इसके बाद चालू होता है। आइए समझते हैं क्या होगा। सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सर यहाँ पर जो b की वैल्यू है वह है 4, जो कि 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो सिस्टम हमारा यूनिफॉर्मली डाइवर्जेंट हो जाता है, तो सिस्टम अनस्टेबल है। वेरी गुड, बहुत सही, लेकिन यह आंसर गलत है। ठीक है, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। आइए इधर आइए, ठीक है, यहां पे b की वैल्यू देखा हम लोगों ने, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इससे। हाँ, चूंकि सिंस b इज ग्रेटर देन 1, तो आपने चूंकि पढ़ाया है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सिस्टम हमारा यूनिफॉर्मली डाइवर्जेंट होता है। इस कारण से ये अनस्टेबल होगा, यूनिफॉर्मली डाइवर्जेंट होगा और अनस्टेबल होगा। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कुछ इस तरह का पढ़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो yt जो है, ये yt जो है, यह अकेला है।
अकेला है कहने का मतलब कि इसका कोफिशिएंट जो है 1 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -5 है, तो हम लोग इसको यूनिट बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे। जब -5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा PT हो जाएगा। इसीलिए कहा था पिछले क्वेश्चन में कि सीधा खट से ये देख करके आंसर नहीं बोल देने का है, इस वाली क्वांटिटी का कोफिशिएंट देखकर आंसर नहीं बोल देने का है, हमको आखिरी स्टेप तक उसको स्टेप डाउन करना है, उसके बाद आंसर बोलने का है। तो -5 से डिवाइड किया तो ये PT हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0.8, 4 बाई -5 कितना होगा, 5 8 ज़ा 40, -0.8 PT -1 माइनस 45 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस +9। अब हम इसको देखकर बोलेंगे कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, यूनिफॉर्म है या फिर ऑसिलेटरी है। यहाँ पे वैल्यू लाई किसके बीच में कर रही है, यहाँ वैल्यू लाई कर रही है -1 और 0 के बीच में। इसलिए जो है हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वह जो है कन्वर्ज करेगा, ऑसिलेटरी पाथ रहेगा, टाइम पाथ इसका ऑसिलेटरी रहेगा, कन्वर्ज करेगा और ये हमारा स्टेबल होगा। आई बात समझ में। कभी भी इस कोफिशिएंट को देखकर ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। इसको रिड्यूस करना है लास्ट टर्म तक, लास्ट टर्म तक रिड्यूस करने के बाद ही हमको आंसर मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। होशियारी की आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा, और इस तरह के छोटे आसान सवाल गलत हो गए तो सोच लीजिए आजकल के कंपटीशन के दौर में आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे। क्लियर है? तो डिफरेंस इक्वेशन पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। और नॉट ओनली ऑन डिफरेंस इक्वेशन, ये जो हमारी सीरीज़ थी, जो श्रृंखला थी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़, इस पे भी चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद जो भी टॉपिक रह गया है वो टॉपिक हम लोग एडवांस सीरीज़ में कवर करेंगे। कई बच्चों की शिकायत होगी कि सर काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई हैं, इसमें होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस ये सब छूट गए हैं। ये सब एडवांस टॉपिक की चीज़ें हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ का मोटिव यही था हम लोगों का कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से भय लगता है, जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, उनके लिए इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से उनके सामने पेश किया जाए ताकि उनका डर समाप्त हो जाए। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग अपने इस उद्देश्य में सफल रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग एडवांस सीरीज़ पर भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारे एजेंडा में अगला सीरीज़ जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर होगा। उसके अंदर जो सेट थ्योरी भी कवर की जाएगी। तो मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।